हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का देखा होगा। देखा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 तो आज हम करेंगे, है ना। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कैसे हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से आपके ज्योग्राफी और सोशल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब हम पार्ट 2 को शुरू करेंगे विद द टॉपिक पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज मींस पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है। हमारी आज के टाइम पे देख रहे हो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। सो वो क्यों हो रही है ग्रो, क्या रीजन है उसके पीछे, कुछ तो होगा। बस उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस करना है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ओके, सो करिए शुरू। चलिए शुरू करते हैं। The number of people living in an area is constantly changing as it keeps on increasing. हमारे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे बेटा? इंक्रीजिंग हो रहे हैं। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। सो व्हेन we compare the total population of a country in one year with another year, we came to know whether the population of the country has increased or decreased or stable. देखिए हम कैसे पता लगते हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं बेटा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? जब हम पिछले साल से इस साल की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं। तो हमें पता लगता है अच्छा पॉपुलेशन बढ़ रही है इस साल, फिर हमें पता अच्छा पॉपुलेशन कम हुई है इस साल। ठीक है, इस तरीके से। सो द फेनोमेना ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, इसी को पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। ठीक है, दिस चेंज टेक प्लेस ड्यू टू द नेचुरल ग्रोथ एंड माइग्रेशन। ये जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है ना, कि इस साल हम देखते होंगे इतने नंबर ऑफ परसेंटेज लोग रहते, अगले साल कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। यही है पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो द टेबल गिवन बिलो अलोंगसाइड रिवील्स द इंक्रीज्ड ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बिटवीन 1750 टू 2024। ये देखो, ये चार्ट में आपको पूरा बताया कितनी परसेंटेज बढ़ी है, कितने लोग बढ़े हैं 2024 तक, है ना। और आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है, ना ही स्टेबल हो रही है। स्टेबल मतलब एकदम रुक गई है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वैसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो ये है हमारी पॉपुलेशन चेंज। आगे देखते हैं। आगे है बेटा पॉपुलेशन डबलिंग। अब पॉपुलेशन डबल हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डबल। So the above table on the previous page reveals that in 1750 the world population was 750 million, है ना। उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी? ओनली 750 मिलियन। और अब देख लो, अब मींस 2024 के अकॉर्डिंग 8000 है। सो इन 1850 इट ग्रू टू 1000 मिलियन। It then doubled to 2000 million in 1930, that is after 80 years. Again it was double in 1975 to reach 4000 million mark. It means that it take 45 years to double the population. हम ये कह सकते हैं कि किसी population को totally अगर हम बात करें डबल हो रही है। डबल means almost क्या हो रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है? 45 years लग रहे हैं। ठीक है, सोचिए पॉपुलेशन डबल हो जा रही है ना। सो वी नो दैट 1750 वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमें पता है 1750 का जो पीरियड है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड है। फ्रॉम 1750 मिलियंस इन 1750 द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 1.2 मिलियन इन 1900 in 150 years. In just another 100 years, the world population has increased to 6 billion in 2000. During the next 40 years, the world population is doubled from 3 billion to 6 billion. This is how the population is burgeoning in the world.
The table given alongside gives the populations increased in India between 1901 and 2011. ये देखो, अब ये भी चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी साल भर एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देख सकते हो 23.8 करोड़ से लेके आज कहाँ 1.0 करोड़ इन 2011 में थी, अब तो पता नहीं कितनी हो गई होगी। ठीक है, तो इन जितने भी चार्ट्स को हमने स्टडी किया और पढ़ने की कोशिश की, हमें ये चीज तो क्लियर आ गई कि हमारी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। ठीक है, so the table given alongside gives the populations increased in India between 1901 and 2011. The population in India has also increased similarly. Look at the steepness of population curving during 1901 to 2011. What does population increase rapidly? Sorry, why does population increase rapidly? अब हम क्या रीजन है इसके पीछे कि हमारी ये जो पॉपुलेशन एकदम इतनी तेज से बढ़ गई है? कोई तो रीजन होगा, बिल्कुल है। अब कौन सा रीजन है? लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव अ लुक। In the past too, the population was growing, but the number of people living longer was less than at present. Population पहले भी कम थी, बट पहले क्या लोग थे, ज्यादातर लोगों की डेथ ही हो जाती थी। क्यों? क्योंकि तब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाया करती थी। बट आजकल तो मेडिकल सर्विसेज भी है ना, तो मतलब वैसे तो किसी की डेथ ना, मतलब ऑफ कोर्स होनी तो है, बट आजकल मेडिकल फैसिलिटीज आर एडवांस, तो जान बच जाती है। ठीक है, सो वी कैन से सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल। उस टाइम पे अगर हम पहले की बात करें, तब क्या होता था, लोग ऐसे ही मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से, खाना पानी ना मिलने की वजह से, है ना, लोग मर जाया करते थे। सो फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ all the people. Nutritious foods was not available and hence they did not live longer. उनको उतना खाना पानी ही नहीं मिल पाता था, तो वो जिंदा कैसे रह पाते? नहीं रह पाते। Now sufficient nutritious food and improved medical facilities have lengthier lifespan. आज की क्यों इतनी पॉपुलेशन अच्छी है? आजकल मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ है, फूड इतना अच्छा मिल गया है लोगों को कि हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गई है। ओके, हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गई है ड्यू टू अच्छा खाना, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज हमें मिलने की वजह से। चेंजेस इन द पॉपुलेशंस ऑकर ड्यू टू द चेंजेस इन द बर्थ रेट, दैट इज बीआर, एंड डेथ रेट, दैट इज डीआर। देखिए, पॉपुलेशन चेंज आपकी बीआर एंड डीआर की वजह से होती है, एंड जीआर मींस नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से। ठीक है, बर्थ रेट मतलब कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हो रहे हैं, डेथ रेट कितने नंबर्स ऑफ डेथ हो रहे हैं। सो बर्थ रेट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। कितने लोग बर्थ दे रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन में इज नोन एज बर्थ रेट, इसको बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट किसको कहेंगे फिर? डेथ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी, वो है डेथ रेट। पर आपको पर 1000 में देखना पड़ेगा कितने बर्थ हो रहे हैं एंड कितने डेथ हो रहे हैं। सो वो है बीआर एंड डीआर, दो चीजें। जब भी बीआर लिखा होगा दैट मीन्स बर्थ रेट, जब भी डीआर लिखा होगा उसका मतलब है डेथ रेट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, so the difference between birth rate and death rate is called natural growth rate of population. So जो difference होता है हमारी birth rate और death rate का, इसी को ही हम कहते हैं natural growth rate of population. ठीक है, जिस रेट से हमारी population बढ़ रही है। The population increases in the world is mainly due to the rapid increase in natural growth rate. ठीक है, ये चीजों पे हमारी population को डिपेंड होना पड़ता है। In the past, the differences between BR and DR was not much. अगर हम पास्ट में बात करें, जो डिफरेंस होता है BR और DR का, वो उतना नहीं होता है। It results in slow population growth. इससे क्या होता है? पॉपुलेशन कम है। In the last 250 years, after the industrial revolutions, improvement in the medical and the health facilities led to decline in the death rate, which has fallen without any major decline in the birth rate.
ये चीज आपको मैंने जो बताने की कोशिश की थी वही यहाँ लिखी है। क्यों आजकल के टाइम में इतनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई, क्यों? क्योंकि अब डेथ रेट तो हो गए कम और बर्थ रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक अनस्टेबिलिटी हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना ही वो स्टेबल हो रही है, ना वो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि डेथ रेट तो कंट्रोल हो गया, क्योंकि आजकल हर चीज का इलाज हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई है, सबको अब पता है ना। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, पहले हॉस्पिटल्स नहीं मिलते थे, गांव में डॉक्टर्स नहीं होते थे अच्छे, अब तो अच्छे डॉक्टर से लेके अच्छे हॉस्पिटल से लेके सब कुछ अवेलेबल है। सो डेथ रेट कंट्रोल में हो गया, पर बर्थ रेट कंट्रोल नहीं है, सो वो बढ़ती जा रही है हमारी पॉपुलेशन। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। ये जो पॉपुलेशन बर्थ रेट बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से हमारी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग नाउअडेज। In the India, the birth rate during 1901 to 1911 was 49. हमारी बर्थ रेट अगर हम बात करें 1901 से लेके 1911 तक वो थी 49, while the death rate was 43. देखिए अगर हम उस 1900s की बात करें, बर्थ रेट एंड डेथ रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। द नेचुरल ग्रोथ रेट वाज 6, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो 6 होगा। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज 6, दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। इतने ग्रो से हम इतने परसेंटेज से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। दिस मीन्स ओनली 6 पीपल इंक्रीज्ड फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग 1901 टू 1911। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ 6% इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ पीपल 1901 से लेके 1911 तक। During 1981 to 1991, the birth rate was 31, whereas the death rate was 11, and the natural growth rate was 20. अब देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया, 20 हो गया, कहाँ 6 था, 20 हो गया। Natural growth is difference between BR and DR. This increase in the natural growth rate increased to 6 in 1911 to 20 in 1991. This is the reason for the high population increased in India. इसका रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, ये हमें डिनोट कर रहा है, ये हमें बता रहा है, यस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एमिनिटीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो हम लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी है, अच्छा खाना, कपड़े, हाउसिंग, ये सब देना पड़ेगा, पॉपुलेशन को देना पड़ेगा, बिल्कुल। only then can be population become an effective resource for a country. अगर हम लोगों को अच्छा खाना, पानी, हवा नहीं मिल पाएगी तो हम क्या जी पाएंगे, हम एज ए रिसोर्सफुल काम कर पाएंगे अपनी कंट्री के लिए? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे मेजर कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का कंपोजिशन कैसा है? So the composition of human resources of a country explain the basic characteristics of total population. Age, sex, literacy, occupation, ethnicity, tribes, language and religions are the different traits of a composition of a population. So एक population की composition में बेटा ये सारी की सारी चीजें बहुत important होती है। क्या होती है बेटा? बहुत important। ठीक है, वहां का एज ग्रुप कैसा है, वहां के सेक्स कैसे, मतलब वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, वहां की ऑक्यूपेशन कैसी है। ठीक है, 3 major components of populations are sex compositions, age structure and literacy level are the follow. ये 3 हमारे मेन कंपोजिशन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारी जो रिसोर्सेज है, हमारी पॉपुलेशन है, वो डिपेंड करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्स कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, so the sex composition or the sex ratio means the proportion of males and females in the total population of a country. सेक्स रेशियो या सेक्स कंपोजिशन ये बताता है कितने नंबर ऑफ फीमेल्स आर देयर इन, कितने मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन अ कंट्री। ठीक है, सो ये प्रोपोर्शन बताता है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हमारी टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स एंड कितने नंबर्स ऑफ मेल्स आर देयर। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल per 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। देख रहे हो सेक्स रेशियो की अगर डेफिनेशन कोई पूछे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, हाईलाइट पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो यू कैन, आई मार्क लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी। नाउ इट इज क्लियर। सो
Sex ratio is defined as a number of female per 1000 males in the population. Per 1000 males में कितनी females हैं? Suppose the sex ratio of a country is 1000. अगर हम माने हमारा sex ratio 1000 है, this implies that the total number of males and females in a country is equal. अगर हमारा 1000 है means ये तो number of male and females equal है, अगर sex ratio हमारा 1000 आ रहा है, क्योंकि हम 1000 की कंपैरिजन में ही मेल फीमेल को निकालते हैं. So if the ratio is 1100, it implies more females than males in a country. This figure suggests that the sex ratio is favorable to female. If the sex ratio is less than 1000, says 900, it means that the sex ratio is unfavorable to females. Okay? So sex ratio क्या बताता है? कितनी females है per 1000 males में? जितने ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना, उतना हमें पता लगे अच्छा, दिस इज गुड थिंग. आगे देखते हैं. The diagram given alongside shows the sex ratios of different regions of the world. Along different regions in the country of North America, Latin America, and the Caribbean and the Europe, sex ratio is favorable of female. By contrast, Asia has a lowest sex ratio, which is unfavorable of फीमेल्स. देखिए अगर सेक्स रेशियो कम है तो मतलब वो अनफेवरेबल कंडीशन है फीमेल्स के लिए. सेक्स रेशियो ज्यादा होना चाहिए तभी मतलब वो फेवरेबल कंडीशंस होती है. ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं. अब हम इंडिया को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं. इंडिया का कितना है, कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, इंडिया में कितना है, बाहर के कंट्रीज में कितना है, ये सब. तो पहले सेक्स रेशियो का समझ में आया. सेक्स रेशियो हो या सेक्स कंपोजिशन हो, सेम बात है. ठीक है, so we can say in India the sex ratio is 9:4:3. ये इंपॉर्टेंट है. According to 2011 मतलब 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा कितना है सेक्स रेशियो? 9:4:3. Among different states and union territories, Kerala, that is, देखिए उसमें 1000 से भी ज्यादा है. That means ये बहुत ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा होगा that is good. So सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो इस केरला में है, फिर पुडुचेरी में है. Have the sex ratio above 1000. देख रहे हो 1000 से भी ज्यादा, मतलब 1000 मेल्स में फीमेल्स आर द मोर वन. Okay. On the contrary, the union territory of Daman and Diu was 618. Chandigarh is 18. Daman and Dadar and Nagar Haveli is 774 and Delhi is 868. And the state Haryana is 879 and the Punjab is 895 and the Sikkim is 890. Have sex ratio of less than 900. इनका तो सेक्स रेशियो 900 से भी कम है. ठीक है, और अगर हम केरला एंड पुडुचेरी की बात करें उसका सेक्स रेशियो ज्यादा है. क्या है? ज्यादा है. क्लियर हुई? समझ में आई चीजें? चलिए आगे. The following factors are mainly responsible for the unfavorable sex ratio in India. कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या अनफेवरेबल सेक्स रेशियो कंट्री का करने के लिए? तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजिकली मोर मेल्स आर बॉर्न देन फीमेल. अगर मेल्स ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं तो ये हमारा सेक्स रेशियो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उसमें फिर फीमेल्स का रेशियो कम हो जाएगा, मेल्स का बढ़ जाएगा. अगर फीमेल्स कम बॉर्न हो रहे हैं, मेल्स ज्यादा हो रहे हैं, बट उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट है मेल्स गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट व्हाइल फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड. ऐसा होता है, अगर मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फीमेल्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, थर्ड इज फीमेल्स डाई एट ऑल स्टेजेस ऑफ द लाइफ फॉर द वेरियस रीजंस. ऐसा होता है, फीमेल्स की लाइफ आर रियली वेरी चैलेंजिंग. फीमेल्स सफर अ लॉट इन देयर लाइफ. आई डोंट से कि मेल डोंट सफर, बॉयज डोंट सफर, दे सफर. But if I compare with females, with women suffer the most. The female children die due to the negligence or deliberate attempts, the inhuman practices of female infanticides and female ferticides are also responsible for an adverse sex ratio. Besides this, women also die at the time of deliveries. Earlier women often got neglected during the old age. So मतलब बहुत सारे रेशियोज है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वुमेन्स की पॉपुलेशन कम होती है ना.
क्लियर हुआ, समझ में आए? आगे सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर मतलब कितनी कितनी पॉपुलेशन कितने कितने परसेंटेज में है. So the age-wise distribution of the people helps the government to plan for them on the various aspects. The population is divided into three groups, that is 0 to 14, 15 to 64 and 65 to above. Okay? So ये population को तीन age criteria, age groups में हमने divide कर दिया है. The sharing of working age group is 15 to 64 is always greater than the other age groups. In high and mid income countries, a high proportion of people belonging to the working age group. ज्यादातर अगर हम बात करें हमारी हाई इनकम ग्रुप में, यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा होता है, लोग यहाँ काम करते हैं, है ना, चाहे मेन हो या फीमेल्स हो. इन द लो इनकम कंट्रीज यंग पीपल्स form the bulk of populations. In the developed and the rich countries, the number of old people is more. When the population comprises of more elderly, there may be a shortage of people working in factories, farm and offices. The government has to make arrangements to sustain their life with a good health and care. Of course, जितनी पॉपुलेशन बेटा ज्यादा होती है ना उतनी चैलेंजिंग हो जाती है वो. इट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री टू हैव लॉट्स ऑफ पॉपुलेशंस, बिकॉज उनको फिर बैलेंस करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना आर द डिफिकल्ट वन, जो हमारी इंडिया स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. अब देखिए डिपेंडेंसी रेशियो भी, देखिए ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, डिब्बे में जो चीजें लिखी है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 चिल्ड्रन एंड द 65 प्लस ईयर ऑफ एज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज एज ग्रुप बिटवीन 15 to 64 फॉर देयर सब्सिस्टेंसेस. मतलब डिपेंडेंसी रेशियो मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट होगी वर्किंग क्लास पे, जो इतने एज ग्रुप से, ऑफ कोर्स जो वर्किंग क्लास में जो लोग जॉब पे जाते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी डिपेंड होते हैं, और आप लोग एज अ चिल्ड्रन आप लोग भी डिपेंड होते हो अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि वही आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वही सब संभालते एज द टर्म ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स ऑल्सो. सो वो डिपेंडेंसी रेशियो है चिल्ड्रंस एंड सीनियर सिटीजन का इन द एज ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन पे. इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन. इसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, चाहे वो चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन हो चाहे वो सीनियर सिटीजन वाली, वो डिपेंडेंट होते हैं. When the proportion of dependency ratio is higher, it puts more pressure on the working population. अगर ये डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा, ज्यादा लोग डिपेंड होने लग जाएंगे, तो वर्किंग क्लास जो इस एज ग्रुप के लोग हैं ना, इसमें स्ट्रगल, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन हो जाएगी, क्योंकि उनको फिर काम और करना है, क्योंकि उनको अर्न करना पड़ेगा, उनके घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उन दोनों को देखना है उन्होंने. So they have to be more pressure in that situation. So working class has always been in a pressurized situation, प्रेशर कुकर वाली, है ना. चलिए, सो इंडिया हैज 34% ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप. सो इंडिया में 34% पीपल है आर यंग. ओके, सो इट ऑल्सो हैज 5% पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड. 5% ओल्ड है, 34% यंग है. It means 39 population is dependent on 61% of working population. देख रहे हो ना आप लोग, 61% working class group है. The government has to make the efforts to provide health and education facilities to the younger section of the population. It also has to make arrangements to train people who have reaches the working age group. Of course, जब वो वर्किंग एज ग्रुप के तक पहुंच जाए, वो उस एज तक, तो गवर्नमेंट का काम है उन लोगों को ट्रेन करना, ताकि उनको जॉब मिले, आगे जाके उन लोग अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए. ठीक है, अब लास्ट है हमारा लिटरेसी. लिटरेसी मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता. ठीक है, लिटरेसी को देखते हैं. लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन. इट मीन्स द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल मैसेज इन एनी लैंग्वेज. लिटरेसी मीन्स कि जब हम किसी चीज को अच्छे से पढ़ लिख पाए, दैट इज लिटरेसी, लिटरेट. If any person is able to read but can't write, he or she is deemed to illiterate. अगर कोई पढ़ और लिख नहीं पा रहा है, that means वो illiterate है. क्या है वो? Illiterate है, क्योंकि वो पढ़ना और लिख नहीं पा रहा है. How do you infer from the given table? Low income countries have more illiterates than the middle and the high income countries. ये तो आपने देखा है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ये लो इनकम कंट्रीज है, वहां पे लोग ज्यादा illiterate होते हैं, वहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं. मोर देन 2/5 ऑफ फीमेल्स
आर इलिटरेट, ज्यादातर फीमेल्स इलिटरेट होती है क्योंकि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है ना। Compared to females, a great proportion of males are literate. Males तब भी पढ़े लिखे होते बट फीमेल्स नहीं, क्योंकि फीमेल्स तो बाहर ही नहीं जाने दिया जाता, उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। पहले अभी भी है ऐसा बट अब चीजें काफी अच्छी हो गई है। Regardless of income status, females are discriminated against in getting education in these regions. The adult literacy in the India was about 74% in 2011. Similarly, the proportion of adult illiteracy is high in low-income countries. In India, a person is literate when he or she is age of 7 and above and is able to read and write and understand a simple statement in any language. देखिए, इंडिया के हिसाब से लिटरेट कब होते हैं? जब कोई इंसान 7 साल से ऊपर का है, वो पढ़ लिख पाए, तब वो होगा लिटरेट। क्या हो जाएगा बेटा? लिटरेट। At the time of dependency, only about 1/6 of the population was literate. In 2011, 74% of the population was literate. More males are literates than females. It is due to the discrimination against girl children going to school. अब देखिए, मेल ज्यादा पढ़े लिखे होते थे फीमेल से। अब क्यों होता था? क्योंकि मेल को सारे एडवांटेज होते थे, मेल को स्कूल भी भेजा जाता था, उनको बुक्स भी दी जाती थी, उनको पढ़ने की सारी फैसिलिटीज मिलती थी, बट गर्ल्स को वो चीजें नहीं मिल पाती थी। तो हाउ दे डू? इसलिए जो गर्ल्स आज पढ़ लिख के आप देखते हो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है, सो दे इट शोज वेरी प्राउड थिंग फॉर गर्ल, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इलिटरेट कितने लोग हैं इंडिया में? मेल्स में 29 है, देखिए फीमेल में 53%। कितने ज्यादा लोग इलिटरेट मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। लो इनकम कंट्रीज में मेल्स 28% है एंड फीमेल्स 46% है। मिडिल इनकम कंट्रीज में मेल्स कितने हैं जो पढ़े लिख नहीं पाते? दैट इज 9% एंड फीमेल्स आर 18%। और वही अगर हाई इनकम कंट्रीज में देखें तो सिर्फ 3% मेल है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता एंड 5% सिर्फ फीमेल्स है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है? So population growth and economic development of a country are positively correlated. So किसी की population growth और economic development एक दूसरे पे बेटा dependent है, ठीक है। Developing countries usually have high rate of population growth, which adversely affects their food supply chain. Many African countries suffer from food problem due to the reason only food scarcity. Ultimately leads to malnutrition, which results in unhealthy population and hence low productivity. क्या होता है? अब यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या है, फूड रिक्वायरमेंट तो हमारे पास उतना लिमिटेड ही है। लिमिटेड फूड में हमें उतने सारे लोगों को देखना है, तो आधे से ज्यादा लोग तो मर ही जाएंगे, खाने के लिए नहीं उनको मिलेगा, मालन्यूट्रिशन हो जाएंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। Moreover, a high growth rate of population creates scarcity of houses for residential purpose, rents of lands and houses shoot up. Poor people are forced to live in slums which lacks of basic amenities of drinking water, electricity and drainage. It leads to spread of diseases, thereby adversely affected the health of slum dwellers. Inadequate facilities of education and health services, lack of employment, etc. leads to an increase in the social crimes. Increasing the population cause depletion of natural resources and degradation of the environment. देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास जो लिमिटेड है उसका डिग्रेड होना शुरू होगा, क्योंकि अब ओवर एक्सप्लॉइट लोग करना शुरू करेंगे, है ना, तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। It is therefore essential to keep population increased under control. China and Japan population increased in India, however, it is therefore essential to keep population increased under control. China and Japan have been able to enhance economic development by keeping control on the population increase. In India, however, family planning programs have not been commensurate with the high rate of population increase. It is injurious to the economic development of a country. अगर population ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमारी country के लिए injurious है, खराब चीज़ है। Hence, sincere efforts are essential in that direction. ठीक है, ये पूरा चैप्टर था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसमें हमने हर चीज को
अच्छे से कवर किया है पार्ट 1 एंड ये पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को पूरा किया। समझ में आया चैप्टर किस चीज पे था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्लियर हुआ? चलिए अब है रिवीजन टाइम। ओके, करें रिवीजन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन इंडिया अबाउट 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन कौन से स्टेट में रहती है? वेरी गुड, यूपी। तो ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ना। सेकेंड, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इंजीरियस टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। किसी कंट्री की फिर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, 60% ऑफ वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट कितने परसेंट एरिया में रहते हैं? बिल्कुल सही, ओनली 10% एरिया में। नेक्स्ट, which are the 3 main factors that cause population change? कौन से 3 फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड कितने लोग माइग्रेट हो जा रहे हैं ड्यू टू जॉब, ड्यू टू मैरिजेस, ड्यू टू एनी अदर रीजंस। ओके, चलिए आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करें। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट। लिटरेट तो हमारा एक ही है, केरला। नेक्स्ट, high sex ratio occur in, of course it is also in Kerala. Next, fill in the blank state has the highest density of population. Highest density of population none other than fill in the blank से highest density of population in India. इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे? कौन सी थी? देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कहाँ था, अभी हमने मार्क किया था। डेंसिटी 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 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे तो चाइना की, वैसे तो हमारी चाइना की है, बट इंडिया में इट्स यूपी। ओके, एंड फिल इन द ब्लैंक इज लोएस्ट, सबसे कम है हमारी अरुणाचल प्रदेश में बेटा, अरुणाचल। अरुणाचल। ओके, नेक्स्ट, अब ट्रू फॉल्स करें। ट्रू फॉल्स, चलिए फर्स्ट बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन आफ्टर चाइना। ऑफ कोर्स इस बुक के हिसाब से, बट अगर हम लेटेस्ट में अभी देखें तो हम इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे पहुंचने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, बेल्जियम एंड नीदरलैंड हैव हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन इंडिया। नो, कहां से, उनकी कैसे हो जाएगी, इंडिया की तो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, इंडिया हैज अ हायर डिपेंडेंसी रेशियो। इंडिया की हायर डिपेंडेंसी रेशियो नहीं, ऐसा भी नहीं हमने कहीं पढ़ा। नेक्स्ट, चाइना हैज अ लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन इंडिया। ये सही है, क्यों? चाइना के पास एरिया ज्यादा है, इंडिया के पास एरिया कम है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की इंडिया की ज्यादा है। अब है मैचिंग। अब सबसे पहले देखिए, इंजीरियस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चीज इंजीरियस होगी? हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, अभी पढ़ा था। एडल्ट लिटरेसी कितनी है? 74%। डेंसिटी कितनी है हमारी? सबसे ज्यादा कहाँ है? साउथ सेंट्रल एशिया में। एंड अल्टीमेट रिसोर्सेज हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर, what is human resources? When the human beings is used as a resource for a country, when they give their skills, when they are competent enough, that is known as human resources. Next, why are the people considered a resource? People are considered a resource because that people is the one who can able to develop a nation. That's why we can call people as a resource. Third, why is human resource relevant for the country? Human resources are very, very relevant because it just the same answer. It is for the growth and the development of a country, for the nation, it is important. Next question, explain the factor which affect the distribution of the population. कौन-कौन से फैक्टर होंगे उसकी? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, ये सारी चीजें इफेक्ट करते हैं कहीं के पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है, व्हाई देयर आर डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में डिफरेंसेस क्यों होते हैं? जस्ट ड्यू टू अबाउट देयर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, the sex ratio determine on it. Okay. Third, what are the reasons of low literacy among females? Females का low literacy क्यों रहता है? क्यों? Because they cannot get education, they cannot get admitted in the school, people cannot send girls in the schools. That is the main reason. That's why the girls don't have the education.
at all and have low literacy rate. Fourth, what do you think human beings are considered our resource? Yes, human beings are considered our resource, both men and women. Okay, so that's about this class. I'm hoping so आपने दोनों पार्ट देख के ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा. अब आपसे मैं मिलती हूँ दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास विद थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक. तब तक के लिए थर्ड चैप्टर पढ़ के रहना, और इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.